गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। एफआईआर खात्मे पर पुलिस अधिकारी के बयान की कॉपी कैसे लें और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कोर्ट में कैसे बुलाएं। आज एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आपको कानूनी जानकारी दूंगा। अक्सर ये कानूनी जानकारी किताबों में नहीं मिलती है, लेकिन जब हम वकालत की प्रैक्टिस कोर्ट में करते हैं तब हमारे सामने अक्सर ऐसे बिरले केस देखने में आते हैं। ऐसे अजीबोगरीब मामले हमारे सामने आते हैं जो हमारी सोच से भी परे होते हैं। उन हालातों में हम जो कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हैं और जो प्रोसीजर हमारे द्वारा अपनाई जाती है, वो एक अनुभव के आधार पर और एक हमारे नॉलेज के आधार पर एक अमूल्य धरोहर हमारी बन जाती है। और उसका फायदा उस खुद व्यक्ति को भी जो करता है और दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं मिलता है। आप लोगों को भी इसका फायदा मिल सके, इसी मकसद से ये जानकारी मेरे द्वारा शेयर की जा रही है। क्योंकि अक्सर गंभीर प्रकृति के जो फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उसमें पुलिस अधिकारी के द्वारा कई मर्तबा खात्मा खारजा रिपोर्ट लगा दी जाती है। अब इस खात्मा खारजा रिपोर्ट को लगाने का कारण एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। आ, हालांकि खात्मा खारजा लगाया जाता है कोर्ट में, ऐसा नहीं है कि नहीं लगाया जाता है, लेकिन ये अक्सर उन मामलों में लगाया जाता है कि मालूम पड़ रहा है कि मुलजिमों के पते ही नहीं मालूम है और लापता हो गए और अपराध बनने ही नहीं पाया जा रहा है, तो इसी कंडीशन में खात्मा रिपोर्ट पेश की जाती है। लेकिन हद तब हो जाती है जब मुलजिमों के नाम, पिता के नाम, मोबाइल नंबर, गली नंबर, उनके फोटो सब कुछ अवेलेबल हो। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं, आरोपीगण के पास ही पैसा मौजूद है, ये सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हों, उसके बाद भी यदि फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में खात्मा रिपोर्ट लगा दी जाए तो उस असीमित दुख को वो फरियादी किस प्रकार से सहन करता है ये सिर्फ वही समझ सकता है। क्योंकि ये जो एक आपके सामने में एक एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर आया हूं, 31,37,500 रुपए, 31,37,500 रुपए का फाइनेंशियल फ्रॉड है। अच्छा, ये जो वीडियो सर मैं आपको मुख्य जो मेरा मुद्दा है आपको बनाने का, क्योंकि अक्सर हमें ये पता ही नहीं होता है कि हमारे पीठ पीछे खात्मा खारजा मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बयान देकर चले जाते हैं और उसकी प्रमाणित कॉपी निकालने की बात तो दूर है, हमें खबर भी नहीं होती कि उन्होंने क्या बयान दिए। और यदि हम उसकी प्रमाणित कॉपी प्राप्त कर लेते हैं और उन बयानों को पढ़कर हम समझ लेते हैं तो बहुत कुछ हम उसमें रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे बयान के बगैर तो खात्मा खारजा रिपोर्ट समाप्त हो ही नहीं सकती। ये प्रोसीजर है कि जैसे ही पुलिस अधिकारी के द्वारा खात्मा रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसको मंजूर करने के लिए अदालत में पेश की जाती है। अदालत में भी उस अदालत में जिसके जुरिडिक्शन में वो थाना लगता है। अब यहाँ पर उसको जो प्रोसीजर है उसमें उस फरियादी को नोटिस जारी किया जाता है। और फरियादी का बयान लेने के बाद फिर जज साहब को यदि लगता है कि इसको खात्मा खारजा मंजूर करना चाहिए या नहीं, यदि जज साहब को लगता है कि मंजूर नहीं करना चाहिए तो वो पुलिस के द्वारा लगाए गए खात्मा खारजे को निरस्त कर देते हैं और दोबारा उसमें इन्वेस्टिगेशन के आदेश कर देते हैं। ये एक सामान्य प्रोसीजर है। अब इसमें फरियादी के बयान होने के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान कोर्ट में लिए जाते हैं। सामान्य प्रोसीजर में अगर सब कुछ ठीक चलता है और वास्तव में सालों हो जाते हैं, मुलजिमों के पते नहीं रहते हैं और मामले कुछ छोटे मोटे प्रकृति के होते हैं, तो पुलिस के द्वारा खात्मा लगाया जाता है। तो फरियादी भी अक्सर कोर्ट में ये कह देता है कि जी हाँ सर, मुलजिमों का काफी सालों से पता नहीं है और खात्मा अगर लगाया जाता है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि 31,37,500 जैसा बड़ा अमाउंट, चीटिंग का अमाउंट, और जो बैंक स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि अभियुक्त गण के खातों में वर्तमान में भी मौजूद है, और एक काल्पनिक घटना उनके द्वारा लाई जा रही है कि किसी कंपनी में जमा करा दिया गया और पुलिस भी उनकी हाँ में हाँ ये कह रही है कि हाँ ये कंपनी में जमा करा दिया गया है, और यह कहकर कि ये सब कार्य इनके द्वारा अपनी स्वयं की मर्जी से किया गया और खात्मा उसमें लगा दिया जाता है। तो ये जो मामला है ये एक अलग प्रकार का सर मामला हो गया, क्योंकि यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट और रिकॉर्ड सब कुछ मौजूद है, मुलजिम मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, उसके बाद भी जब खात्मा लगाया जाता है तो इस प्रकार के मामले किसी भी व्यक्ति के साथ कभी भी किसी क्षण भी हो सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ आपको कानूनी जानकारी देने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी और दे दूं कि आप उसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की एफआई वो कॉपी कैसे प्राप्त करेंगे। बड़ा आसान तरीका है, मगर पता नहीं होता हमें। सबसे पहले तो सर आपके बयान होंगे। जब आपके बयान होंगे तो आपके पास सबसे पहला नोटिस एक थाने से आएगा। थाने के जो भी पुलिस वाले हैं, एक आपके पास में एक सूचना पत्र लेकर आएंगे और उसमें लिखा होगा कि आपके प्रकरण में
जो है कि अपराध बनना नहीं पाए जाने से इसमें खात्मा खारिजा कता की गई है और अदालत में उपस्थित होने के लिए तारीख आपको नियत की जाती है, या एक सिर्फ सूचना दे देंगे आपको। अब जब वो सूचना देंगे तो उसकी एक कॉपी आपके पास में रहती है। सबसे पहला सबूत तो आपके पास में ये हो गया। दूसरी बात ये होती है कि जब ये खात्मा कोर्ट में पेश किया जाता है तो अदालत से नोटिस आता है। अब जब अदालत से नोटिस आता है तो उस नोटिस में पूरा ही विवरण लिखा रहता है, प्रकरण क्रमांक, एमजेसीआर, सन, तारीख, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। तो आप उसको नोट करके रख लें और जब आपके बयान आप कोर्ट में जाकर दे दें तब आप आपके वकील साहब से मिलकर उसमें सर्टिफाइड कॉपी का आवेदन आप लगा दें, तो आपके बयान की कॉपी आपको मिल जाएगी। बाद में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान के लिए लगती है तो उसमें आपको ना सूचना दी जाती है ना आपको बताया जाता है, लेकिन बयान वो पता लग रहा है कि मामले में देकर चले गए। सामान्य मामला है तो ठीक है, लेकिन यदि आपके अगेंस्ट वो बयान दिए गए तो फिर आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी उसी प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। जो नोटिस में आपको प्रखंड क्रमांक और पूरी तारीख वगैरह आपके पास नोट थी, और चूंकि मोबाइल में आजकल ई कोर्ट्स में जाकर आप स्टेटस देख सकते हैं, आप उन प्रखंड क्रमांक को मोबाइल में ई कोर्ट्स में आप खोलें, आपको आगामी पेशी वहां पर दिख जाएगी कि इसमें अगली तारीख क्या लगी हुई है। आप तुरंत नकल का आवेदन भर के उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी ले लें। अब जब आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेंगे तो आपके सामने तमाम तथ्य निकल कर आ जाएंगे जो पुलिस अधिकारी के द्वारा उसमें खात्मे के लिए बनाए गए। अब ये जो मामला मैं आपको बताने जा रहा हूं इस प्रकार का मामला आप में से किसी का भी हो सकता है कि 3 ट्रांजेक्शन किए गए। 2,37,500 का अभियुक्त के खाते में किया गया, 1 लाख का अभियुक्त के खाते में किया गया, 27 लाख का अभियुक्त के खाते में किया गया। लेकिन उनके द्वारा ये तीसरा अमाउंट एक पहले से सोची समझी योजना के तहत एक फर्जी करंट अकाउंट खुलवाया गया और उसमें लिया गया, लेकिन उसकी प्राप्ति अभी स्वीकृति दी गई कि हाँ हमें हमें पैसा प्राप्त हो गया। तीनों अमाउंट ये फरियादी से ले लिए गए। कुल हो गया सर 30,37,500। अब मामला यहाँ पर स्पेशल ये हो गया कि फरियादी को ये बताया गया था कि भाई आपको इस पे 10% मुनाफा मिलेगा। अच्छा, अभियुक्त गण अनजान भी नहीं थे। एक अभियुक्त को तो फरियादी बचपन से जानता था और उसी के ट्रस्ट पे, उसी के भरोसे पे कि मात्र 14 महीने की बात है, आप इसमें लगा दें और हम आप बचपन से जानते हैं, हमारे जमीन मकान सब यही है, हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। तो अक्सर कई मर्तबा व्यक्ति भरोसा कर लेता है, जिसको बचपन से जानता है, पूरे परिवार को जानता है, तो उसको ट्रस्ट तो हो ही जाता है कि हाँ मेरे साथ धोखा तो कम से कम यहाँ नहीं होगा। लेकिन अक्सर विश्वासघात और धोखा वहीं होता है जहां हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। अब ये एक उदाहरण मैं आपको ले रहा हूं समझाने के लिए कि जब उस व्यक्ति ए नामक व्यक्ति के द्वारा अभियुक्त गण पे भरोसा किया गया, उनके द्वारा पूरी विश्वास में लिया गया, गारंटी दी गई और करंट अकाउंट के बारे में भी विश्वास में लिया गया कि 2 अमाउंट तो हमारे खाते में आपने जमा करा दी, तीसरा इसमें जमा करा दें। उसकी चेक बुक का फोटो भी उनको दिया गया, क्योंकि करंट अकाउंट की चेक बुक अमूमन जो जो अकाउंट होल्डर रहता है उसी के पास रहती है। वो चेक बुक का दिया गया, खाता नंबर लिख कर दिया गया उस फरियादी के घर पर, चेक बुक भी दी गई व्हाट्सएप पर कि इसमें से मिलान कर लेना। पैसे प्राप्त होने के बाद प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद दी गई। टोटल मिला के 30,37,500 फरियादी से प्राप्त कर लिए और ये कहा कि अब हमने कंपनी में इसको लगा दिए हैं, आपको 10% मुनाफा हर महीने आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो हम जिम्मेदार, आप हमसे ले लेना। जब पहले महीना आया, पेमेंट नहीं दिया, उसने फोन लगाया, बात की उस बचपन से जानने वाले उस दोस्त से, उसके मित्र से, तो आए बाएं शाये करने लगे कुछ भी बहाने, अभी आ जाएगा, कल आ जाएगा, और कुछ अमाउंट दे दिया, फिर कुछ दे दिया, फिर कुछ दे दिया। तो उस फरियादी ने बड़ा विरोध किया कि भाई आपने 10% की बात की है, 10% के हिसाब से आपने जिस कंपनी में मेरा जो भी लगाया पेमेंट, तो 3 लाख रुपए होते हैं, तो आप 3 लाख रुपए महीना मुझे आप दें, मैंने इसी आपके भरोसे के आधार पर आपको पेमेंट दिया। तो बड़े बेतुके तरीके से 2,97,500 ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसको दिया। उसके बाद वो देना बंद कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया, जान से मारने की धमकी देना चालू कर दी, बदतमीजियां चालू कर दी। अब उसका दिमाग घुमा, उसको पूरा विश्वास हो गया कि मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। उसके द्वारा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के द्वारा धारा 420 में मुकदमा कायम कर लिया गया। अभियुक्त गण की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना हुई। पेपर में खबरें छपी, अभियुक्त गण ताले लगा लगा कर घर से भाग गए। मामला कुछ दिन चलता रहा। उसके बाद पुलिस के द्वारा बैंक स्टेटमेंट वगैरह मंगाए गए, उनसे बिल्कुल रिकॉर्ड सामने आ गया कि पूरा अमाउंट अभियुक्त गण के खाते में है।
कुछ महीने अचानक पुलिस ने काम को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभियुक्तगण काफी राजनीतिक पकड़ के प्रभावशाली दबंग लोग थे, हर जगह उनकी चलत थी। जो भी कारण रहा हो, लेकिन पुलिस ने कुछ समय के लिए उस कार्रवाई को रोक दिया। फरियादी लगातार पुलिस थाने में संपर्क में रहा, लेकिन उस कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया गया। और फिर अचानक एक सोची समझी जो साजिश ठगी की जो उनकी योजना थी, उसी के तहत उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया। आवेदन में लिखा गया कि हमने कोई अमाउंट प्राप्त नहीं किया है, इन्होंने इनकी मर्जी से कंपनी में अमाउंट दे दिया है और हम इसके कोई जिम्मेदार नहीं है, ना ही हम कोई कंपनी के एजेंट हैं और ना ही हमारा इससे कोई लेना देना है। पुलिस ने उस आवेदन को लिया और उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए उन्हीं की बात को कहना चालू कर दिया, जबकि पुलिस के पास बैंक स्टेटमेंट मौजूद थे। बैंक स्टेटमेंट चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि खाता किस ये अमाउंट किसके खाते में गया है। बड़ी समझने वाली बात है सर, अमाउंट 30,37,500 का है, छोटी मोटी रकम नहीं होती है। पुलिस को भी पता है कि अभियुक्त गण के ही खाते में पैसे गए, तीनों अमाउंट अभियुक्त गण ने ही प्राप्त किए। उसके बाद भी पुलिस ने अभियुक्त गण की हाँ में हाँ मिलाते हुए खारजा लगा दिया। सबसे बड़ी बात एक और ये हुई आपको सीखने के लिए जो मिल रही है यहाँ पर, कि अमूमन खात्मा रिपोर्ट उसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष पेश की जाती है जिनके क्षेत्राधिकार में वो थाना आता है, लेकिन यहाँ पर खात्मा लगाने के बाद ऐसे ही उसको पटक कर रखा गया। 4 महीने तक फरियादी परेशान होता रहा, बार बार थाने पर जाता रहा कि या तो सर आप कार्रवाई करें और या आपको अगर खात्मा पेश करना है तो आप कोर्ट में पेश करें। 3-4 महीने बाद कहा कि हम इस न्यायालय में खात्मा पेश नहीं करेंगे, हम जिले में सीजीएम साहब को पेश करेंगे। फरियादी बड़ा चौंक गया कि जब सारे खात्मे यही जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होते हैं रोटेशन में, तो आप ये स्पेशल वहां क्यों पेश करेंगे? उसका कोई जवाब नहीं दिया। और फिर बाद में जब वो गया तो उसको बताया गया कि सीजीएम कोर्ट में आपका खात्मा हमारे द्वारा पेश कर दिया गया। 4 या 5 चक्कर वो व्यक्ति उसके गृह स्थल से 70 किलोमीटर दूर गया और वहां पर सीजीएम कोर्ट में जाकर बाबूजी से मिला और अन्य कर्मचारियों से मिला, उनसे पूछा तो पता लगा कि वहां कोई खात्मा रिपोर्ट पेश नहीं की गई। वो परेशान हो गया। फिर क्या, वो वकील साहब से मिला। वकील साहब के द्वारा एक प्रोटेस्ट याचिका, ये सर प्रोसीजर है जो मैं आपको घटना में बताता जा रहा हूं, मैं आपको घटना के जरिए प्रोसीजर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनते चलिए। वकील साहब के द्वारा 175(3) के तहत, तो हालांकि हम जानते हैं एफआईआर दर्ज कराने का आदेश कराते हैं। प्रोटेस्ट याचिका, विरोध याचिका, वो जो खात्मा खारजा के संबंध में सीजीएम कोर्ट में पेश की गई, क्योंकि उनके द्वारा कहा जा रहा था कि हम सीजीएम कोर्ट में पेश करेंगे। सीजीएम साहब ने उसको लिया, उसको एमजेसीआर में उसको दर्ज किया और दर्ज करने के बाद तुरंत थाना प्रभारी को नोटिस जारी किया कि खात्मा खारजा रिपोर्ट और केस डायरी आपकी हमारे न्यायालय में तुरंत पेश करें। तुरंत 3 महीने बाद एक ही नोटिस में थाना प्रभारी के द्वारा अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा सीजीएम कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट पेश कर दी गई। अब जब खात्मा रिपोर्ट सर पेश कर दी गई तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आई कि फरियादी के बयान के लिए नोटिस आया, जैसा मैंने आपको बताया था। फरियादी के द्वारा अदालत में जाकर संपूर्ण बैंक ट्रांजैक्शनों का उल्लेख किया गया, यूपीआई आईडी नंबर वगैरह सब डिटेल के साथ लिखा गया। पूरी घटना बताएगी माननीय न्यायालय को कि अभियुक्त गण ने एक काल्पनिक झूठ गढ़ा है कि सारा पैसा कंपनी में जमा कर दिया गया और पुलिस उनके उस झूठ में हाँ मिला रही है और वास्तव में बैंक रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि पैसा इन्हीं लोगों के पास में है। वास्तव में अब उसको तो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स को तो कोई गलत कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मौजूद है। ये भी बयान में बताया गया कि फर्जी कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया गया, फर्जी खातों का इस्तेमाल किया गया और इनका नाम मात्र उद्देश्य यही था कि कैसे भी पैसा इनसे प्राप्त कर लिया जाए और इनको दोबारा झूठ बोलकर ले लिया जाए, दोबारा पैसा वापस नहीं किया जाए। निकल कर आई कि फरियादी के बयान हो गए, फरियादी ने पूरे बयान दर्ज करा दिए और माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि जो मैंने बताया था वहां पर इन लोगों के खिलाफ एफआईआर, सिर्फ 4 की एफआईआर दर्ज की थी, 3 के खिलाफ ही दर्ज की गई। तो एक के और विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के लिए मैंने 175(3) BNSS 2023 के तहत जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन पेश किया था। वहां पर भी इनके द्वारा बड़ा अजीबोगरीब व्यवहार किया गया पुलिस अधिकारियों के द्वारा और ये कहा गया कि हम जेएमएफसी में पेश नहीं करेंगे और हम सीजीएम कोर्ट में पेश करेंगे। जो तमाम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रधान न्यायाधीश होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, वहां पेश करेंगे। लेकिन वहां पर भी एक कॉपी उसकी पेश की, उसको आधार मानते हुए जो 175(3) BNSS 2023 का आवेदन लगाया गया था फरियादी की ओर से कि इसमें 2 मुलजिम को और बढ़ाया जाए। एफआईआर 3 पे दर्ज की गई थी, 2 को बढ़ाने की मांग क्यों की गई थी? एक की तो रिटर्न में लिख के दे दी गई थी, लेकिन एक पुलिस जांच के दौरान जब मामला सामने निकल कर आया
कि जो फर्जी अकाउंट इनके द्वारा खोला गया था अभियुक्त गण के द्वारा, उस फर्जी अकाउंट में से ये पैसा निकालकर एक दूसरे खाते में लेकर पैसा वर्तमान में वही मौजूद था। वो भी अभियुक्त गण का सह अपराधी था, तो उसको भी इसमें मुलजिम बनाए जाने की मांग की गई। लेकिन वहां पर भी बड़े अजीब और गरीब तरीके से, बड़ी सोची समझी, मतलब एक क्या कह सकते हैं हम इसको, एक वहां पर वो रिपोर्ट पेश की गई, तो उसको आधार मानकर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जज साहब ने कहा कि जो है कि जब ये सीजीएम कोर्ट में या जहां भी ये खात्मा पेश करें तो आप ये सारी फरियाद वहां आप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, अभी हम इस मामले को यहीं रोक रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। ये कह के निरस्त कर दिया। उसकी निगरानी पेश की गई एडीजे कोर्ट में। वो वर्तमान में जैसे विचाराधीन है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि हम क्या क्या कार्रवाइयां कर सकते हैं। अब जब मामला सीजीएम कोर्ट में पहुंचा, फरियादी के बयान दे दिए गए और फरियादी वापस आ गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया गया और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसके बयान दर्ज किए तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो उनके बयान में बता रहे हैं, वही बात वो कह रहे हैं जो अभियुक्त गण कह रहे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, अभियुक्त गण के द्वारा एक सिंपल सा आवेदन दे दिया गया, कुछ पता नहीं कौन से दस्तावेज दिए गए, फरियादी को तो कुछ बताया ही नहीं गया और उसको आधार मानकर खात्मा लगा दिया गया। अब यहाँ पर मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पुलिस का जो कार्य है, एफआईआर दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करना और जो एविडेंस कलेक्ट करना और मुलजिमों को गिरफ्तार करना और कोर्ट में चालान पेश करना होता है। पुलिस न्यायाधीश नहीं है, फैसला करने का कार्य पुलिस का नहीं है, फैसला करने का कार्य विद्वान न्यायालय का है। भाई एफआईआर सही है या गलत है, ये आपका कार्य, एविडेंस कलेक्ट करें, गंभीर प्रकृति का मामला है, आप सीधे उसमें खात्मा नहीं लगा सकते। वो कुछ मामले हो सकते हैं लेकिन ये मामला तो हो ही नहीं सकता जो सब कुछ रिकॉर्ड सामने है। लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा जो बयान दिए गए उसमें बताया गया कि जो है कि पैसा कंपनी में लगा दिया गया है, इन्हीं के द्वारा लगा दिया गया, फरियादी के द्वारा ही, और अपनी मर्जी से सारा कार्य किया गया है। इनका कोई रोल नहीं है, अभियुक्त गण का इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। क्योंकि फरियादी जागरूक था और मैं आप लोगों को भी जागरूक इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान की हमें किसी को खबर नहीं होती है, ना हमें सूचना दी जाती है, लेकिन हम इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेने के अधिकारी रहते हैं। आप तुरंत सर्टिफाइड कॉपी का आवेदन आप लगाएंगे, आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी। अब जो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड से हटके बयान दिए गए, अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है सर, मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं सिर्फ। जब ये बताया गया कि संपूर्ण पैसा कंपनी में लगा दिया गया, अब फरियादी ने जब बयान लिए तब उसको पता लगा। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या बेनिफिट मिलता है सर इसमें, कि कम से कम हम इसमें रिटर्न आर्गुमेंट भी पेश कर सकते हैं, उस रिटर्न आर्गुमेंट में भी सारे तथ्य खोलकर रखा बता सकते हैं। बयान में तो हमने बताए हैं सारे बैंक स्टेटमेंट, लेकिन रिटर्न आर्गुमेंट में भी हम बता सकते हैं, उसका खंडन हम कर सकते हैं जो उनके द्वारा बयान दिए जा रहे हैं रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो पहले 1872 था और अब 2023 हो गया है, उसमें पहले 65B का सर्टिफिकेट पेश किया जाता था और वर्तमान में 63 का सर्टिफिकेट पेश किया जाता है। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स आप पेश करते हैं, यदि फोटोकॉपी भी आप पेश करते हैं तो उसकी हैश वैल्यू निकाल कर पेश की जाती है, सर्टिफिकेट के साथ पेश की जाती है। उसके बाद ये माना जाता है कि साक्ष्य में ग्राह्य है, उसको उसके बाद आप एग्जिबिट कोर्ट में करवा सकते हैं। सिर्फ एक आवेदन लिख कर देना मात्र उन बैंक स्टेटमेंट के अगेंस्ट किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इतना मजबूत एविडेंस हो ही नहीं सकता है कि एफआईआर पे खात्मा लगाया जाए। सिर्फ एक आवेदन लिख के दे देना, और इधर फरियादी क्या क्या लेकर बैठा हुआ है, 3 बैंक स्टेटमेंट, उनके प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीदें, उनके तमाम चेट्स और तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर बैठा हुआ है वो। उससे भी बढ़कर एक और बात उसने थाने में जो पेश की थी कि अभियुक्त गण आदतन अपराधी हैं। आदतन अपराधी का रिकॉर्ड उसके द्वारा कोर्ट में पेश किया गया। अभियुक्त गण के द्वारा इसी प्रकार 8,60,000 की चीटिंग एक और व्यक्ति के साथ की गई थी। ये जो फरियादी है जिनके साथ 30,37,500 की चीटिंग की गई, उनसे 1 महीने पहले ही उसकी भी एफआईआर दर्ज हुई थी। उसमें भी आप सोचेंगे बड़ा अजीब और गरीब मामले में आपको बता रहा हूं, उसमें तुरंत एफआईआर दर्ज की गई, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में चालान पेश किया गया, अभियुक्त के द्वारा अग्रिम जमानत लगाई गई, निरस्त हो गई, रेगुलर जमानत लगाई गई, निरस्त हो गई, सेशन कोर्ट में जमानत लगाई गई, निरस्त हो गई, अभियुक्त को जेल में भेज दिया गया। 10 दिन तक अभियुक्त जेल में रहा। 10 दिन में उसकी अकल आ गई ठिकाने और उसको लगा कि मेरे कोई भी दाव पेच अब नहीं चल रहा है। उसने तुरंत उसके साथियों से मिलकर उन फरियादीगण से संपर्क कराया और उनके 8,60,000 रुपए लौटाए।
तब फरियादी गण के द्वारा एक एफिडेविट लिखकर कोर्ट में दिया गया कि हमारा अभियुक्त से राजीनामा हो गया, इसकी जमानत में हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद अभियुक्त की जमानत ली गई। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आई कि यही पुलिस जिसके द्वारा कोर्ट में 8,60,000 का चालान पेश किया गया था, एक आपत्ति पेश की गई उसी अभियुक्त को। अच्छा, उसमें भी रिपोर्टें तो पता ऐसा जो है कि काफी लोगों की थी, लेकिन मुलजिम सिर्फ एक ही बन पाया था, बाकी पता नहीं कैसे बच गए थे। अब जो भी हो स्थिति, उसमें पुलिस के द्वारा इस अभियुक्त को गुंडा, बदमाश, शातिर, ठग, समाज के लिए खतरा बताकर उसकी जमानत में आपत्ति ली गई कि यदि इसको जमानत पर छोड़ा गया तो समाज के लिए खतरा है, बड़ा एक खतरनाक अपराधी है। और वही पुलिस जो 8,60,000 में ये रुख अपना रही है कि तुरंत गिरफ्तार कर रही है, चालान पेश कर रही है, जमानत में आपत्ति भी ले रही है, वहीं उसी मुलजिम को 30,37,500 के मामले में क्लीन चिट दे रही है। इसका भी रिकॉर्ड सर्टिफाइड कॉपियां पुलिस थाने पर पेश कर दी गई थी। फरियादी के द्वारा बताया गया था कि सर ये आदतन अपराधी हैं, और सीजीएम कोर्ट में भी सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए। हालांकि अभी सीजीएम कोर्ट से अंतिम फैसला नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेन मकसद है बताने का कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा बयान दिए गए तो उसका खंडन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और उनके जो बयान जो उन्होंने अदालत में दिए वो बयान किस प्रकार के बयान हैं, ये और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, ये मैंने सब कुछ डिजिटल ई बुक में आप लोगों के लिए तैयार करके रखी हैं। मैं वही बयान आपके लिए रिटर्न में लेकर आया हूं जो वास्तव में दिए गए थे, लेकिन नाम, पता, पूरा दिनांक, प्रकरण क्रमांक सब पहचान छिपाने के मकसद से उसको हटा दिया गया है। सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर से सर आपको दूंगा। डिजिटल ई बुक की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। ये चीज, जिस मुकाम की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, एक आम व्यक्ति यहां तक पहुंच ही नहीं पाता है सर, कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान भी लेना है, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन भी हमें लगाना है, और उसमें रिटर्न आर्गूमेंट भी देना है, प्रोटेस्ट याचिका भी हमें पेश करना है। यहां तक पहुंच ही नहीं पाता है सर एक आदमी। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप हिम्मत ना हारें, और हौसला बनाए रखें, और आप कार्रवाई में बिल्कुल कसर ना छोड़ें। कभी ना कभी आपको जस्टिस तो मिलेगा। आप हौसला रखें, हिम्मत रखें, क्योंकि अक्सर ऐसे में फरियादी थक और हार जाता है। एक तो अभियुक्त गण की ऊंची राजनीति की पकड़, उनकी दबंगता, और इधर उसका पैसे का इतना बड़ा लॉस, तो वो कहीं ना कहीं एक निराशा में आ जाता है। तो आप निराश बिल्कुल ना हो, आप कानूनी कार्रवाई बरकरार रखें, और कहीं ना कहीं तो आपको रास्ता मिलेगा, जस्टिस मिलेगा आपको। अब मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर से देता हूँ। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है सर, ये बयान आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए सर, अधिकारी के बयान की कॉपी कैसे लें, आईओ को प्रति परीक्षण के लिए कोर्ट में कैसे बुलाएं, ये तो सर हमारी है डिजिटल ई बुक। इसमें डिस्क्लेमर भी है, प्रस्तावना भी और अध्याय भी है। मैं आपको सीधे मुद्दे की बात पे लेकर चल रहा हूं जहां। अच्छा, इस मामले में सर जो सबसे हटके मामला हुआ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को छोड़कर सीधे सीजीएम कोर्ट में खात्मा रिपोर्ट लेके जाई गई है, तो वहां पर भी प्रोसीजर हमें वही अपनाना होगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि अक्सर आम जनता को जानकारी नहीं होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके पीठ पीछे अदालत में एफआईआर की कार्रवाई को समाप्त करवाने, खात्मा मंजूरी हेतु पुलिस अनुसंधानकर्ता अधिकारी द्वारा क्या बयान दिए गए हैं, इन बयानों को जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब हमें पुलिस के बयानों का सटीक पता होगा तभी हम अदालत में अनुसंधानकर्ता अधिकारी का क्रॉस एग्जामिनेशन करने की मांग कर सकते हैं। कि जो दो तरीके बताए थे वो मैंने इस डिजिटल ई बुक में लिख भी दिए हैं। अभी तक जो जानकारी मैंने आपको मौखिक दी है वो सब कुछ इस डिजिटल ई बुक में लिखा जा चुका है। मैं उसी के अंदर से आपको जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो के अंत में आपका परिचय इस डिजिटल ई बुक से मैं आपको करा दूंगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फरियादी को क्या कदम उठाना चाहिए, तो न्यायालय द्वारा जारी नोटिस प्राप्त होते ही उस पर अंकित प्रकरण क्रमांक, न्यायालय का नाम एवं नियत पेशी दिनांकों को तुरंत नोट कर लें और नोटिस को सुरक्षित रखें। उस प्रकरण क्रमांक के आधार पर संबंधित न्यायालय के नकल शाखा में आवेदन देकर नियत तारीख पर स्वयं फरियादी द्वारा दिए गए बयान, पुलिस अनुसंधानकर्ता अधिकारी के मुख्य परीक्षण के बयान, न्यायालय के आदेश पत्रिका एवं खात्मा रिपोर्ट व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि को आप प्राप्त कर लें। सबसे पहला कदम सर आपको ये उठाना है। आपके बयान होने के बाद एक विशेष उदाहरण जो मैंने आपको इसमें समझाने के लिए लिखा है कि 31,37,500 की एक बड़ी वित्तीय धोखाधड़ी और ठगी के मामले में अनुसंधानकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक द्वारा सीजीएम कोर्ट में जज साहब के समक्ष दिए गए मुख्य परीक्षण के बयानों के लाइव व्यवहारिक ड्राफ्ट के माध्यम से इस पूरी प्रक्रिया को हम समझेंगे। अब इसमें जो मैंने बताया था आपको, एक तो क्षेत्राधिकार से हटकर जिले के सीजीएम कोर्ट में खात्मा पेश करने का अजीब रवैया इसमें सामने आया। आपके सामने भी आता है
तो आप चौंके मत। अगर ऐसा होता है तो आप कानूनी कार्रवाई करें, आप कानूनी कदम उठाएं, सीधे सट वहीं पर सीजेएम कोर्ट में जाकर प्रोटेस्ट याचिका लगाएं, जैसा कि मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में आपको बताया था, में लिख दिया है। और ये मैं आपको सीधे बयान की ओर लेके जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के, स्क्रॉल करके ये सब कुछ डिटेल जानकारी दे दी। ये आ चुके हैं सब बयान पे। बयान में सबसे पहले गवाह का नाम, दिन, तारीख, समय लिखा जाता है 1 बजे। अब ये बयान में आपको पढ़ के सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। मैं दिनांक को थाने में, मैंने डेट डेट कर दिया है सर उसको, सिर्फ मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। मैं दिनांक को थाने में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी द्वारा अभियुक्त गण के विरुद्ध धोखाधड़ी किए जाने के संबंध में लेखी आवेदन, मय दस्तावेज की छाया प्रति और थाना मंडी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिए गए। उक्त आवेदन की जांच के पश्चात मेरे द्वारा अभियुक्त गण के विरुद्ध अपराध क्रमांक धारा 420, 506, 34 भादावी के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट C-23 की लेखबद्ध की गई। उक्त अपराध की विवेचना के दौरान घटना स्थल पर जाकर मेरे द्वारा दिनांक को मौका नक्शा बनाया गया। विवेचना के दौरान फरियादी द्वारा मुझे भारतीय स्टेट बैंक के चेक और अन्य डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनशॉट और अन्य चीजें दी गई। फरियादी व साक्षी के कथन लेखबद्ध किए गए। विवेचना के दौरान वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक उनके विरुद्ध वरिष्ठ अधिकारी पुलिस अधीक्षक जिला में उनके विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लेख किए जाने के संबंध में एक आवेदन अभियुक्त गण के द्वारा दिया गया। उक्त आवेदन के साथ आरोपी गण के द्वारा कुछ व्हाट्सएप चैटिंग पेश की गई और कंपनी के दस्तावेज पेश किए गए। विवेचना के दौरान, अब तीसरा कॉलम है सर, यहां से आप ध्यान से सुनिएगा, यहां से सब कुछ आपके सामने स्थिति स्पष्ट होगी। विवेचना के दौरान मेरे द्वारा दिनांक को HDFC बैंक का अकाउंट नंबर जो भी है उसकी जानकारी प्राप्त की गई और उसको भी एग्जिबिट करवाया गया इसमें। विवेचना के दौरान मुझे फरियादी द्वारा SBI बैंक के खाता क्रमांक फलाने फलाने के कागज दिए गए और लेखबद्ध कर इसमें दिए गए। इसके बाद इन्वेस्ट किए गए थे। अब यहाँ पर जो आखिरी जो इसका निष्कर्ष निकल के आ रहा है, विवेचना के दौरान मेरे द्वारा आरोपी गण के कथन लेखबद्ध किया गया। मतलब आरोपी गण ने एक आवेदन दे दिया और आवेदन में लिख दिया कि हमने कोई पैसे नहीं लिए, पैसे तो कंपनी में गए और हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं। पुलिस ने आवेदन ले लिया और उसको हाँ में हाँ कहते हुए मान लिया और विवेचना में लिखा गया कि विवेचना के दौरान मेरे द्वारा आरोपी गण के कथन लेखबद्ध किए गए। उनके द्वारा बताया गया कि फरियादी द्वारा स्वयं की मर्जी से कंपनी में रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। अब यहां मैं रोकूंगा। अभियुक्त गण के खातों में बैंक स्टेटमेंट का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मौजूद है और यहाँ वो झूठ बोल रहे हैं। पुलिस अधिकारी महोदय के पास भी बैंक स्टेटमेंट मौजूद हैं। 3 ट्रांजैक्शन है, तीनों ट्रांजैक्शन में से 2 ट्रांजैक्शन तो सीधे आरोपी गण के खाते में गए। तीसरा बड़ा अमाउंट उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत पहले से ये प्लान तैयार करके कि हम इसको एक करंट अकाउंट खुलवाकर उसमें लेते हैं, उस अकाउंट में लिए गए और उसकी भी प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद लिख के दी गई कि हाँ ये 27 लाख हमें प्राप्त हो गए। और तीनों अमाउंट ये पुलिस को भी जानकारी में था, अभियुक्त गण को भी जानकारी में था। उसके बाद भी एक काल्पनिक घटना बनाई गई और यह कहा गया कि ये सीधा पैसा कंपनी में लग गया। ये विवेचना में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा CJM कोर्ट में बयान दिए जा रहा है। सर एक बार फिर बता दूं आपको कि उनके द्वारा बताया गया कि फरियादी द्वारा स्वयं की मर्जी से कंपनी में रुपए इन्वेस्ट किए गए थे और आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी। अब आप यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये होता है कि यदि आरोपीगण ने नहीं की तो किसने की? आरोपीगण ने नहीं की तो किसने की? पैसा आरोपीगण कह रहे हैं हमने लिया ही नहीं, जबकि बैंक स्टेटमेंट से साफ साबित हो रहा है, स्पष्ट साबित हो रहा है कि पैसा अभियुक्त गण के खातों में गया, अभियुक्त गण के पास है। क्या मौखिक कह देने से मान लिया जाएगा? क्या मौखिक कह देने से खात्मा रिपोर्ट लगा दी जाएगी? नो सर, बिल्कुल नहीं माना जाएगा। लेकिन सबके अपने अपने कर्तव्य, अपने अपने कार्य हैं। जो किया जा रहा है अपनी जगह है। हमें हमारा जो कानूनी अधिकार है उसका हमें इस्तेमाल करके आगे कार्रवाई करना चाहिए। अब मैं इसमें आपके आगे बताता हूं कि आरोपीगण द्वारा फरियादी के साथ किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं की गई। क्लीन चिट दे दी गई उन्हें, पैसा भी उनके पास नहीं है, कंपनी में गया जबकि कंपनी में गया ही नहीं है, पैसा उन्हीं के पास है, उसके बाद भी क्लीन चिट दी जा रही है और कोर्ट में बयान दिए जा रहे हैं कि कोई धोखाधड़ी नहीं की गई। विवेचना के दौरान दिनांक को बैंक के कागज इनके द्वारा मंगाए गए, जो भी दस्तावेज हैं। उक्त संपूर्ण विवेचना में मेरे द्वारा यह पाया गया कि फरियादी द्वारा कंपनी के संबंध में संपूर्ण जानकारी लेने के पश्चात उसने स्वयं द्वारा पैसे इन्वेस्ट किए गए थे।
आरोपीगण द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई। यहां पर फिर मैं रुकूंगा सर, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान के बारे में बता रहा हूं सर। क्या कह रहे हैं यहां पर, कंपनी के संबंध में संपूर्ण जानकारी लेने के पश्चात, क्या जानकारी ली, किससे ली, कौन देके गया, इसके बारे में कोई जांच नहीं की गई। अभियुक्तगण कंपनी के एजेंट बनकर आए थे, 10 बार घर पर आए थे, उसके जो एविडेंस हैं, चश्मदीद गवाह एफआईआर दर्ज होने के बाद थाने में दर्ज करवाए गए थे। फरियादी खुद ने दर्ज करे थे उसके बयान, चश्मदीद गवाह के बयान दर्ज कराए थे 2 के, लेकिन वो बयानों का उल्लेख केस डायरी में कहीं नहीं पाया गया। सिर्फ एक गवाह का पाया गया, बाकी का नहीं पाया गया। अच्छा, फरियादी के बयान में तीनों ट्रांजैक्शन के बारे में कंप्यूटर पर बयान दर्ज करवा कर बताया गया था कि ये तीनों ट्रांजैक्शन आरोपीगण के खाते में गए और ये तीनों के बैंक स्टेटमेंट लीजिए सर आप। इतना कुछ जानने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के द्वारा अगर ये बयान कोर्ट में दिए जाते हैं कि अभियुक्तगण ने पैसा नहीं लिया, पैसा कंपनी में चला गया और आपने अभियुक्तगण आपसे कभी मिले ही नहीं और आपने अपनी मर्जी से रुपया लगा दिया गया, तो कहीं ना कहीं यह अभियुक्तगण के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है, जो 30,37,500 की बड़े अमाउंट की राशि को हड़प कर जाना चाहते हैं। ये इन्हीं के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है। वर्तमान में जो भी न्यायालय के द्वारा फैसला दिया जाएगा वो अतिरिक्त बात है, लेकिन इस परिस्थिति में फंसा हुआ एक आम इंसान क्या क्या कर सकता है, वो इस दुख से बाहर निकलने के लिए किस प्रकार से कार्रवाइयां कर सकता है, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। आरोपीगण द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी। अभियुक्तगण के विरुद्ध धोखाधड़ी के संबंध में साक्ष्य न पाए जाने के कारण मेरे द्वारा प्रकरण में खारिजी स्वीकृत किए जाने के संबंध में पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से पत्र लेख किए गए, जो फलाने हैं। उक्त पत्र के जवाब में पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण में खारिजी प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान की गई, जो ये है। साक्षी को बयान पढ़कर सुनाए गए, सही होना स्वीकार किया और नीचे गवाह के दस्तखत। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मामला ये आता है सर कि कंपनी के संबंध में संपूर्ण जानकारी लेने के पश्चात स्वयं पैसे इन्वेस्ट किए गए थे, कोई धोखाधड़ी नहीं की गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध धोखाधड़ी के संबंध में साक्ष्य न पाए जाने के कारण, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान है। किसी के भी केस में हो सकते हैं, आपके साथ भी ऐसा मामला हो सकता है, लेकिन आप वहां तक जागरूक रह के पहुंचेंगे तब, बयान की सर्टिफाइड कॉपी लेंगे तब तो आपको मालूम पड़ेगा, वरना कहां से मालूम पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर बिल्कुल बैंक स्टेटमेंट मौजूद हैं, उनके द्वारा रिटर्न में पैसे लौटाए जाना भी है। ये सब मिलाकर अपराध का गठन करते हैं और ये साबित करते हैं कि अभियुक्तगण के द्वारा धोखाधड़ी की मंशा से कूट रचना की गई, कूट रचित डॉक्यूमेंट तैयार किए गए और ये लाइफ पनिशमेंट, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध इनके द्वारा किया गया है। और तमाम डॉक्यूमेंट्स होने के बाद भी यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा आपके मामले पे आगे कार्रवाई नहीं की जाती है और मामले को बोगस बनाकर और खात्मा लगाया जाता है, तो आपके पास कानूनी अधिकार क्या होंगे सर? सबसे पहले आप प्रोटेस्ट याचिका दाखिल करने का अधिकार होगा, उसके बाद आपके बयान होंगे, इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के बयान होंगे। बयान की कॉपी आप तुरंत ले लें, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं पढ़ के कितने पॉइंट मिल रहे हैं सर, इसमें कितने ला पॉइंट। अब ऐसी स्थिति में हमारे सामने रास्ता भी रहता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। हालांकि ये चीजें जो है कि डॉक्यूमेंट्स से ही साबित हैं, जज साहब उसको डॉक्यूमेंट्स के आधार पर स्वीकार करेंगे, लेकिन आप चाहें तो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला भी सकते हैं। वही मैं जानकारी आपको बता दूं आगे मैं जो कह रहा हूं कि इसमें जो एक सवाल हमारे सामने उठता है कि क्या प्रोटेस्ट याचिका के स्तर पर विवेचक से क्रॉस एग्जामिनेशन की अनुमति मिल सकती है? तो हाँ बिल्कुल सर, कोशिश करना हमारा काम है, आवेदन स्वीकार करना या नहीं करना है ये न्यायालय के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ बिल्कुल, आवेदन पेश किया जा सकता है। जब परिवादी पुलिस की खात्मा रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति दाखिल करता है तो सीआरपीसी की धारा 200, 202 और अब बीएनएसएस में 223, 225 हो गई है सर, के तहत प्रक्रिया चलती है। यदि विवेचक आईओ ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर बकलम शपथ बयान दिए हैं तो परिवादी को न्याय हित एवं सत्य की खोज के लिए धारा 311 सीआरपीसी अब 348 हो गई है सर बीएनएसएस 2023 में, विवेचक का क्रॉस एग्जामिनेशन करने तथा धारा 165 साक्ष्य अधिनियम 168 बीएसए के तहत न्यायालय से प्रश्न पूछने का विशेष विधिक अधिकार उसको प्राप्त है निवेदन करके। अभी आवेदन किस प्रकार से दिया जाएगा, आवेदन की ड्राफ्ट देख लें सर आप। ऊपर न्यायालय का नाम लिखा जाएगा, प्रकरण क्रमांक जो आपके पास नोटिस आया था उसमें सब कुछ लिखा हुआ था, एफआईआर क्रमांक आप लिख दें, आवेदक परिवादी विरुद्ध अनावेदक गण, बीच में आपको लिखना आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 311 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, तत्समय धारा 348 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 सहपठित धारा 138, 165
भारतीय साक्ष्य अधिनियम तत्समय धारा 143 168 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। विषय में आप लिखें साक्षी अनुसंधानकर्ता अधिकारी उप निरीक्षक का पक्षपातपूर्ण विवेचना के संदर्भ में प्रतिपरीक्षण क्रॉस एग्जामिनेशन कराए जाने की अनुमति प्रदान करने बाबत। माननीय महोदय, प्रार्थी परिवादी की ओर से निम्नानुसार निवेदन है। नंबर 1 है यह कि उपरोक्त प्रकरण में थाना द्वारा प्रस्तुत असत्य खात्मा रिपोर्ट के विरुद्ध परिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। नंबर दूसरा पॉइंट है यह कि प्रकरण के तात्कालीन अनुसंधानकर्ता अधिकारी साक्षी उप निरीक्षक जो भी नाम हो यहां पर आप लिख दें द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण अंकित कराए गए जिस भी तारीख को कराए गए। तीसरा पेरा यह कि साक्षी ने अपने बयानों में पेरा 2, 3, 4 जो भी हो आपके केस में जिस भी प्रकार का वो आप उस हिसाब से तैयार करके यहाँ पर लिख सकते हैं। यह स्वीकार किया है कि उन्होंने आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं व्हाट्सएप चैट के आधार पर बिना किसी निष्पक्ष फोरेंसिक जांच अथवा साइबर लैब सत्यापन के आरोपीगण के बयान को सत्य मान लिया और परिवादी द्वारा प्रस्तुत एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक के स्टेटमेंट, मनी ट्रेल जो भी उसने एग्जिबिट कराए थे प्रदर्श P1 लगायत प्रदर्श P35 के की घोर उपेक्षा की है। मतलब थाने पर दे दिए गए थे सारे डॉक्यूमेंट्स जो सीजेएम कोर्ट में एग्जिबिट कराए गए थे प्रदर्श C1 लगायत प्रदर्श C35 यही के यही फरियादी के द्वारा पुलिस में भी प्रस्तुत कर दिए गए थे। लेकिन सिर्फ एक आवेदन को आधार मान लिया गया, अभियुक्त गण के मौखिक कहने को आधार मान लिया गया और इतना मजबूत रिकॉर्ड पुलिस अधिकारी को दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए आवेदन लगाया जा रहा है। यह कि साक्षी ने फर्जी करंट अकाउंट एवं ट्रेवल्स के खातों में ट्रांसफर हुई राशि 30,37,500 के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। दो अमाउंट को तो बयान में बताया ही नहीं गया जो मैं आपको अभी पढ़ के बताए थे मैंने आपको। यह कि साक्षी ने फर्जी करंट अकाउंट एवं ट्रेवल्स के खातों में ट्रांसफर हुई राशि के संबंध में कोई अनुसंधान नहीं किया और केवल आरोपीगण को अनुचित लाभ पहुंचाने हेतु असत्य खात्मा प्रपोजल तैयार किया है। अगला पेरा आएगा यह कि न्याय हित में असत्य खात्मा निरस्त करने एवं साक्ष्यों का वास्तविक सत्य सामने लाने हेतु उक्त साक्षी। पांचवा पेरा आएगा सर इसमें यह कि न्याय हित में असत्य खात्मा निरस्त करने एवं साक्ष्यों का वास्तविक सत्य सामने लाने हेतु उक्त साक्षी उप निरीक्षक का परिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक एवं न्याय संगत है। यदि उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षण की अनुमति नहीं दी जाती है तो परिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। और अंत में प्रार्थना लिख दें अतः श्रीमान से अत्यंत नर्म प्रार्थना, ये सीजीएम कोर्ट में पेश किया जा रहा है। यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में होता वहां भी इस प्रकार से आवेदन लगा सकते हैं। श्रीमान से निवेदन है कि न्याय हित में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार फरमाया जाकर उप निरीक्षक किया जाने एवं परिवादी को प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान किए जाने की कृपा करें। इसी दिनांक प्रार्थी दस्तखत और वकील साहब के दस्तखत हो जाएंगे। ये हो गया सर आपका आवेदन। और चूंकि ये प्रकरण को पेशी में लेने का भी आवेदन मैंने इसमें बना दिया है, न्यायालय का नाम ऊपर ये इसलिए बनाया है क्योंकि अक्सर आप बयान देकर आ चुके होते हैं, अगली तारीख उसमें लग चुकी होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के भी बयान हो चुके होते हैं, उसके बाद फिर अगली तारीख नियत की जाती है या तो आदेश के लिए या आर्गुमेंट के लिए जो भी हो, और किसी कारणवश आपको तो पता नहीं होता है, पता लग रहा है कि आपकी तारीख लगी हुई है 2 माह पूर्व की। अब आपको आज ही आवेदन देना है तो आपको बीच में प्रकरण को लेने का आवेदन लगाना होगा। तो उसकी ड्राफ्ट मैंने इसमें बना दी है, बड़ी सिंपल सी ड्राफ्ट है, ऊपर वही उन्मान वही लिखा जाएगा जो अभी मैंने आपको बताया था। और आवेदन पत्र वास्ते शीघ्र निराकरण में प्रस्तुत लिखित बहस व न्याय दृष्टांत सूची को अभिलेख पर लिए जाने के संबंध में आप रिटर्न आर्गूमेंट भी तैयार करके दे सकते हैं। रिटर्न आर्गूमेंट कैसे तैयार की जाएगी ये मैं नेक्स्ट वीडियो स्पेशल बनाऊंगा, आज मैं सिर्फ इतनी जानकारी आपको दूंगा। इसमें आप पेरा 1 में आ जाएगा उपरोक्त प्रकरण में आरक्षी केंद्र द्वारा प्रस्तुत त्रुटिपूर्ण एवं असत्य खात्मा रिपोर्ट के विरुद्ध परिवादी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति प्रोटेस्ट याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। नंबर 2 या कि माननीय न्यायालय के समक्ष जो जो पेशियां लग गई उनके बारे में आप लिख दें। एक तो मुख्य बयान दर्ज हुआ था वो पेशी में, जिसमें प्रार्थी द्वारा पुलिस द्वारा प्रस्तुत असत्य खात्मा रिपोर्ट को निरस्त किए जाने एवं आरोपीगण के विरुद्ध संज्ञान लिए जाने हेतु तो विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। तीसरा पेरा आएगा यह कि प्रार्थी के बयानों के उपरांत प्रकरण में आदेश तर्क हेतु फलानी फलानी पेशियां लगी गई। उसके बाद प्रकरण में आर्थिक अपराध एवं वित्तीय गबन हेतु 30,37,500 की अत्यंत गंभीर प्रकृति निहित है। आरोपीगण अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिनके द्वारा मामले के महत्वपूर्ण दस्तावेज, साक्ष्यों एवं मनी ट्रेल को प्रभावित या विनिष्ट करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जिससे न्याय के निष्पक्ष निष्पादन में गंभीर बाधा उत्पन्न होने की प्रबल संभावना है। पांचवा पेरा आएगा यह कि न्याय हित एवं विधि के सिद्धांतों की मंशा यही है कि गबन व वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े आपराधिक मामलों का निराकरण शीघ्र अति शीघ्र किया जाए
ताकि पीड़ितों के विधिक अधिकारों का संरक्षण हो सके एवं साक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये एक आइडियल ड्राफ्ट है, पेरा बड़े आसान से है। छठा है यह कि प्रार्थी परिवादी द्वारा प्रकरण के न्याय संगत व शीघ्र निराकरण में माननीय न्यायालय की सहायता हेतु एक विस्तृत लिखित बहस तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम स्थापित न्याय दृष्टांतों की सूची तैयार कर प्रस्तुत की जा रही है। और अंत में प्रार्थना। अतः श्रीमान, अच्छा यहाँ पर आप लिखित बहस पेश कर रहे हैं तो लिखित बहस का लिख दें। यदि आप जो है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाना चाहते हैं तो उसका उल्लेख कर दें। दोनों में से आप जो भी आपके सामने स्थिति मौजूद हो, आपका जैसा भी मामला हो, जैसी भी परिस्थिति हो। प्रार्थना में आप लिखेंगे, अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि न्याय हेतु मामले की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार कर प्रकरण को आज ही पेशी में लिया जाए। दूसरा है प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस, यदि आपका आवेदन है तो आवेदन लिख दें आप, एवं न्याय दृष्टांतों की सूची प्रकरण के अभिलेख पर लिया जाए। प्रस्तुत लिखित बहस एवं न्याय दृष्टांतों के आलोक में प्रकरण का शीघ्र निराकरण किए जाए, यही निवेदन है। और आपको नीचे आपका नाम और इधर वकील साहब का पूरा नाम पता आ जाएगा। तो ये पूरा आवेदन की ड्राफ्ट हो गई। अभी उच्चतम न्यायालय के तकरीबन 11 जजमेंट है जो इसी टॉपिक से संबंधित हैं। इसके ऊपर सर मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा। आज के वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी जो हमारा वीडियो उससे संबंध में मैंने दे दी है कि एफआईआर पे यदि खात्मा लगाया जाता है तो हमें इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर के बयान की कॉपी लेना है, उसको देखना, पढ़ना और समझना है, और उसमें क्या फैक्ट और क्या तथ्य जो हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट्स से अगेंस्ट हैं तो उसको हमें समझना है। और हमें अगर यदि हम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को नहीं भी बुलाते हैं और यदि हमारा रिकॉर्ड के आधार पर डॉक्यूमेंट्स काफी मजबूत है तो भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है बुलाने की। जरूरी नहीं है कि आप उनको हर मामले में बुलाएं, लेकिन आप बुलाने का अगर आप सोचते हैं, आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से यदि हम बहुत से सवालात पूछेंगे तो उससे काफी कुछ मामले का सत्य सामने आ जाएगा, तो आप बुला सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। आगे जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके आवेदन को स्वीकार करें या अस्वीकार करें, यह अगली स्टेट बात की होगी, लेकिन हम इस आवेदन को कोर्ट में दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके डॉक्यूमेंट्स काफी स्ट्रांग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक स्टेटमेंट है, बिल्कुल अभियुक्त गण के खातों में पैसा जाना उससे साबित हो रहा है। अब अभियुक्त गण लाख मौखिक मना करे, पुलिस चाहे अभियुक्त गण की हाँ में हाँ मिलाए, लेकिन माननीय जज साहब जब उन डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं तो फिर वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही उसमें आदेश पारित किया जाता है और आपको कहीं ना कहीं जस्टिस मिलता ही है। अन्याय मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ अन्याय होगा, आपको न्याय जरूर मिलेगा। और जब अभियुक्त गण को ऐसे मामले में जब गिरफ्तार किया जाता है तो ये सर फिर लाइफ टाइम पनिशमेंट के मामले हो जाते हैं, इसमें आजीवन कारावास तक की सजाएं हैं सर इसमें। क्योंकि आज भले ही अभियुक्त गण डाल डाल और पात पात का खेल खेल रहे हैं, आज भले ही वो काफी चौकड़ी भर रहे हैं अभियुक्त गण, लेकिन कभी ना कभी जब कानून का डंडा उनके ऊपर पड़ेगा और जब वो इतने बड़े अपराध में, इतने बड़े मामले में जब वो फंसेंगे, तब एक छोटे से मामले में जब जमानत नहीं ली गई, 8,60,000 का एक उदाहरण मैंने आपको बताया था, तो भला 30,37,500 के मामले में कहां से उनकी जमानतें हो जाएंगी सर। हालांकि अभियुक्त गण इतने निर्भीक हो चुके हैं कि उनको ना तो कानून का भय है और ना ही वो किसी से डरते हैं। तो न्यायालय बना ही इसलिए है कि वो सब गुण दोषों को देखकर न्याय प्रदान करें। और इसमें जो फरियादी का जो मैटर है, एक उदाहरण मैंने आपके सामने लिया है, काल्पनिक उदाहरण मैंने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए तैयार किया है। ऐसे मामले में उस बेचारे फरियादी का तो सारा पैसा चला गया, लेकर अभियुक्त गण गए और अभियुक्त गण कह रहे हैं कि हमने लिया ही नहीं, बैंक स्टेटमेंट कह रहे हैं उन्हीं के खातों में गए, पुलिस वाले कह रहे हैं कि अभियुक्त गण सही कह रहे हैं, खात्मा लगाया जा रहा है, क्या करेंगे। यही सब करना पड़ेगा सर। आपको हिम्मत रखना है, आपको कोशिश लगातार करना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी और आपको आपके पैसे भी जरूर प्राप्त होंगे और ऐसे अभियुक्त गण को कड़ी से कड़ी सजा भी जरूर मिलेगी। हौसला रखें, विश्वास रखें, उस ऊपर वाले पर भरोसा रखें। कहीं ना कहीं उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। हमने कहावत सुनी है कि जब ऊपर वाले की मार आती है तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है। आपकी ऐसी मददें आएंगी कहीं ना कहीं से, लेकिन आप लगातार कोशिश और प्रयास जरूर जारी रखें, क्योंकि अभियुक्त गण तो चाहते यही है कि आप हिम्मत हार कर बैठ जाएं और वो हमेशा के लिए चैन की नींद में घूमते फिरें। अभियुक्त गण के पास में 30,37,500 का जो इतना बड़ा अमाउंट होने के बाद भी इतना सफेद झूठ बोला गया उनके द्वारा और पुलिस अधिकारी के द्वारा मान लिया गया, तो उसी स्थिति में ये कानूनी कार्रवाइयों के अधिकार आपके सामने मौजूद हैं। अब मैं आपको सर डिजिटल ई बुक से थोड़ा और परिचित करा देता हूँ, उसमें कितने अध्याय हैं और कितनी प्रकार की जानकारियां आई है सर। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये डिजिटल ई बुक है, एफआईआर खात्मे में पुलिस अधिकारी के बयान की कॉपी कैसे ले, आईओ को प्रति परीक्षण के लिए कोर्ट कैसे बुलाए। बड़ा छोटा सा टॉपिक है,
लेकिन इतना व्यवहारिक टॉपिक है, इतना प्रैक्टिकल टॉपिक है कि किसी भी कानून की किताब में ये नहीं मिलेगा। और खास तौर से खात्मा, जो कि रोटेशन से हटके कार्रवाई होती है। रोटेशन में तो कोर्ट में चालान पेश होते रहते हैं, हम सब जानते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन ये बिरले मामले होते हैं। और जब बिरले में भी बिरला हो जाए तो फिर आपको भी बिरला ही बनना पड़ेगा। आपको भी कानूनी कार्रवाई बिल्कुल कमर कस के करना पड़ेगी, आपको सफलता जरूर मिलेगी। हिम्मत रखें, हौसला रखें। तो ये सर, ये पूरी इसमें अध्याय दिए गए, डिस्क्लेमर है, प्रस्तावना है, डिजिटल ई बुक है सर। इसमें तकरीबन तकरीबन 19 अध्याय हो चुके हैं और आखिरी अध्याय इसमें सीधे हाईकोर्ट जाने की गलती ना करे। शाकरी वसु विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी 2007 का जजमेंट है ये, इसका अंतिम अध्याय। और इसमें सारे अध्यायों के बारे में मेरे द्वारा समझाया गया है। और ये जो है अध्याय, आप जब डिजिटल ई बुक को खरीदने के लिए जाएंगे, क्लिक करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी अध्याय सर लिखे हुए मिल जाएंगे। मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक बनाने की कोशिश रहती है, मेरा पूरा प्रयास है कि ऐसी अध्याय और ऐसी वीडियो और ऐसी बुक बनाई जाए जिससे किसी व्यक्ति की समस्या का समाधान हो सके। जैसे कि इस वीडियो में मेरे द्वारा एक कोशिश की गई है कि लोगों को पता नहीं होता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयान की कॉपी लेना है, उसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद हमें रिटर्न आर्गूमेंट भी देने का अधिकार है। हम उनको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी बुला सकते हैं। ये चीज आपको महत्वपूर्ण जानकारी सर आपको मिलना बमुश्किल कहीं से भी प्राप्त हो जाए, इतना आसान नहीं हो पाता है। क्योंकि जब हम इस काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें तब जाके जानकारियां मिलती हैं। और ये जब आप इन चीजों को, आप जब सर्टिफाइड कॉपी ले, अच्छा अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप तो बयान देकर आ गए, घर बैठ गए आप तो, अब आपको तो कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है, बैठ गए आप तो घर पे। तो उससे भी आगे क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, वही जानकारी आज के वीडियो में मेरे द्वारा आपको दी गई है, ताकि आपको पता लग सके और आप आपका केस मजबूती के साथ लड़ सकें। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। ये जो डिजिटल ई बुक है, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। मात्र 299 रुपए इसकी कीमत है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। खरीदने का तरीका वही है, आप क्लिक करेंगे, आपके सामने भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का मैसेज आ जाएगा। दूसरी, गूगल पे भी मेरी ये डिजिटल ई बुक अपलोड है, वहां पर आप खरीदेंगे तो गूगल का खुद का अपना एक ऐप होता है, उसी पर डाउनलोड हो जाएगी भुगतान करने के बाद। आप वहां पर इसको पढ़ सकते हैं। इसको आप किसी भी कोर्ट कचहरी में पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिजिटल ई बुक है, ये सिर्फ आपके मोबाइल में आपके पढ़ने के लिए है। और ये किसी को भी व्यक्तिगत सलाह नहीं है, एक एजुकेशनल जागृति, शैक्षणिक जागृति के पर्पज से मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं, ताकि कानून की जानकारी और कानून की समझ हर एक आम व्यक्ति तक पहुंच पाए। क्योंकि कई बार व्यक्ति घर से भी बाहर नहीं निकल पाता है, घर में ही बैठा रहता है, कुंठित होता रहता है, घुटता रहता है। तो ऐसी स्थितियों में आपके पास में क्या क्या कानूनी उपचार प्राप्त हो सकते हैं, वो जानकारियां मेरे द्वारा मेरे वीडियो में दी जाती हैं। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है, छोटे से पॉइंट पे दी है सर, बड़ा बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी और लेकर आऊंगा। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर। तो बता दूं कि उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।